भारत माता की, भारत माता की। अब आप दो नारे लगाऊंगा, नारा एक ही होगा, दो प्रकार से बोलूंगा, आप बताना कौन सा ठीक है तरीका। भारत माता की, भारत माता की। दोनों में से कौन सा ठीक है? हैं? दूसरे वाला। पहले वाले में क्या गड़बड़ थी? जैसे मान लीजिए किसी ने दौड़ना हो, सब लाइन में खड़े हैं, तो हमने बोलना है 1 2 3, 1 2 3 बोलते हैं ना जी। तो कोई बोल के बताए कैसे बोलते हैं। आप खड़े होइए, हम सब ने लाइन पे खड़े हैं और आप रेफरी हैं और आपने स्टार्ट कराना हमें, तो 1 2 3 बोलना है। कैसे बोलेंगे? ऊंचा बोलना है, सबको सुनाई दे। 1 2 3। ठीक बोला है क्या? और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। हाँ लाइन पे खड़े हैं, बाकी सब बातें ठीक है, लाइन पे खड़े हैं, स्टार्ट हैं, आपने उनको शुरू कराना है। 1 2 3 स्टार्ट। हैं? नहीं नहीं, गलत। अगला 1 2 3 ठीक बोला, आगे गलत वर्ड कर दिया। और बोलिए कोई नौजवान पहले। हाँ बोलिए। 1 2 3। बताइए कौन सा ठीक है? एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये मेरे को कह रहे थे भी शुरू हो जाओ आप। अब ऐसा रेफरी कैसे होगा जैसे बोले 1 2 3, तो सब उसको ही पीछे पड़ जाएंगे, अरे तुमने क्या करवा दिया। ऐसे ही नारा लगाना है तो धीरे से शुरू करना चाहिए। भारत माता की, तो कर्कश नहीं लगता। भारत माता की, तो आदमी के कान फट जाते हैं। तो ये समझ गया। अब सब ने लगाना, मैं बोलूँगा 1 2 3, आपने बोला है भारत माता की। ऐसा लास्ट में की मैंने गोली की तरह निकलना चाहिए और कोई भी रुक ना सके उसके बाद। 1 2 3। नहीं, माता की जय नहीं बोलना, बस भारत माता की। सब लोग बोलेंगे जय। चलिए अब इकट्ठे ही बोले भारत माता की। हाँ 1 2 3। ठीक है। अब इधर वाले भारत माता की बोलेंगे, इधर बोलेंगे जय। 1 2 3। अब आपने बोलना है जय स्वदेशी। आपने बोलना है जय जय स्वदेशी। एक तो नारा भी लगाने का तरीका है, गीत भी इसी प्रकार से। बहुत जब लोग आके बैठे हैं, हमने कहा कलिया सुबन सुगंधो वाला, ऐसा बोलना शुरू किया। अब लोग तो बोलेंगे नहीं, फिर उनके कहे रोटी नहीं खाई है क्या, नींद आ रही है क्या, अरे आए क्यों थे जब आपका मन नहीं था। अरे वो नहीं है, उसको भी धीरे धीरे स्टार्ट करना है। कलियां सुमन सुगंधों वाला, वह उद्यान स्वदेशी हो। अब वो धीरे धीरे गर्मी में आएंगे तो लोग ऊंचा करेंगे, ठीक है ना जी, पहले से ही नहीं करना। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप 20-30 लोगों को लेके आए, स्वदेशी के हैं भी, ये हमारे, हम गए आपके स्थान पर कलेसरा क्या बोला, मुरैना में जो कैलारस में पहुँचे, अशोक नगर में पहुँचे,
तो आपने बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब जैसे ही इकट्ठा सब हो गए, बातचीत होने लगे, तो आपने पूछा भाई साहब ये कार्यकर्ता कैसे लगे? और भाई साहब ने कहा ये कार्यकर्ता, ये तो भीड़ थी, भीड़। तो आपने कहा था कि हमें तो केशव जी ने कहा कि बहुत संख्या इकट्ठी करनी है। तो आप कहते तो मैं अकेला ही आ जाता फिर तो। अरे बोले अकेला भी नहीं आना होता, ये संगठन नहीं है, ये भीड़ है। ऐसा कभी कभी कहते हैं ना, तो क्या फ़र्क होता है बोले भीड़ किसको बोलते हैं और संगठन किसको बोलते हैं? अरे आपने तो कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी कर ली, और एक कहता है आपने कमाल का संगठन किया, एकदम ऑर्गेनाइज किया है। तो दोनों में आप भीड़ चाहते हो या संगठन चाहते हो? बताइए। संगठन चाहते हैं। संगठन क्यों चाहते हैं, भीड़ क्यों नहीं चाहते? लो इधर माइक ले सकते हैं, आप दे सकते हैं, कोई हाथ खड़ा करे। संगठन क्यों चाहते हैं, भीड़ क्यों नहीं चाहते? नहीं वो ठीक है, उनको भी संगठन में कार्य करने वाले कार्यकर्ता चाहिए जो कि सक्रियता से कार्य कर सके। बाकी सुनने वाली जो भीड़ है वो जो ऐसे इकट्ठित हो जाती है। बाकी जमीन पे असर तभी होता है जब हम कार्यकर्ताओं को खड़ा करें। अब मान लीजिए ठीक है, उसको साथ साथ बंद कर दिया, ठीक है, यहीं रहिए आप, यहीं रहिए, उसको बंद करके। हाँ, लोग आए और लोग ऐसे आए कि उन्होंने दीवार ही गिरा दी। तो कहने लगा भाई साहब देखा कितने अच्छा हमारा संगठन है, आज तो कार्यालय की दीवार ही गिरा दी, और यहाँ से गेट बंद था, इधर से तो धक्का मारा, इधर से रास्ता बना लिया। आपने कहा वाह कमाल के हैं। तो अब वो काम तो किया है, संगठन वाले करेंगे काम क्या? दीवार तोड़ेंगे क्या? और भीड़ वालों ने दीवार तोड़ दिया। तो फिर काम करने वाली तो भीड़ हुई ना, संगठन का क्या फायदा है? फिर प्रश्न पूछ रहा, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ कहीं। तो हमको, हाँ बोलिए, एक मिनट आ जाने दो उनको, या थोड़ा आप आगे आ जाइए, जिसने बोलना थोड़ा आगे भी आ जाए। संगठन से अनुशासन में रहते हैं, इसलिए संगठन आवश्यक है, अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन सबसे अच्छा कहाँ होता है? जहाँ सब लोग चुपचाप होते हैं, शमशान घाट में होता है कि नहीं होता अनुशासन? कभी देखा एक चिता उठ करके इधर किधर पहुँच गई हो? जिसको यहाँ दबाया वहीं दबा हुआ है, जो मुर्दा वहाँ रखा हो वहीं रखा हुआ है। अब उसकी बजाय अगर स्कूल में हो बच्चे हों या जो बच्चों वाला घर हो, तो बच्चों का यहाँ बैठो, और वो कूद करके यहाँ बैठ जाएंगे। आपने कहा रसोई में मत जाना, सारे के सारे कहाँ पहुँचे होंगे? रसोई के अंदर। तो फिर आपको ऐसा अनुशासन चाहिए या बच्चों वाला घर चाहिए कि जहाँ बच्चे खुशी से इधर दौड़ें भागें? बोलो कौन सा चाहते हैं, शमशान का या बच्चों वाला घर? तो अनुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अब आप कहोगे हमें उलझा रहे हैं, ये ठीक बात है। अब बताइए, भीड़ में और हमको हंसते खेलते भी चाहिए, पर बच्चे तो ठीक हैं, उनका बचपना है। बच्चे किसकी बात मानते हैं? जब कहते चुप तो बच्चे चुप हो जाते हैं। घर में किसका कहना मानते हैं? हैं? बोलिए बोलिए, माँ का। अब देखो बहनें माताएं बहुत खुश हो गई। हाँ, तो माँ का कहना मानते हैं। माँ धीरे से वो ऐसा, बच्चा चुप हो जाता है। पड़ोसी कहता तो चुप नहीं कहते हैं, माँ कहती है बैठ जाओ, थोड़ा बच्चा बैठता है। फिर शक्ति है, तो इसको अनुशासनहीनता नहीं माननी चाहिए, इसको उसकी ताकत माननी चाहिए। पर ये बात तो एक अलग हो गई। अब मैं आप पूछ रहा हूँ, भीड़ में
और संगठन में क्या अंतर होता है, समझ गए ना जी। मान लो हमको भीड़ नहीं चाहिए, मान लिया हमको संगठन चाहिए, संगठित शक्ति चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं चाहिए। तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भीड़ में और संगठन में क्या अंतर होता है, बोलिए। एक उधर से उनको दीजिए, हाँ उधर पहले, उधर जो पीछे है। सर, संगठन का जो मतलब होता है वो अपने किसी एक सब्जेक्ट पर वर्कआउट करता है, उसका जो टारगेट होता है। जैसे यहाँ जो अपन इकट्ठे हुए हैं स्वदेशी जागरण मंच, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्वदेशी जागरण मंच का कि हमें हर घर तक उस जानकारी को पहुँचाना है जो स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है। भीड़ का मतलब मान के चलो आज मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ से बाहर जाके उस ऑब्जेक्ट पर वर्कआउट नहीं किया तो मैं भीड़ का हिस्सा क्या बनूंगा? नहीं, छोटे बताइए, छोटी बात बताइए एक, तो क्या सर संगठन का मतलब होता है जो व्यक्ति संगठन के लिए काम कर रहा है उसका एक खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है संगठन का, वो उसी पे वर्कआउट करेगा, उसी के बारे में तो यानी कहते भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता, भीड़ का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जो संगठन है उसमें एक लक्ष्य है, यही कहना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? यही बात, यही कहना चाहते हैं। कौन कौन ये बात कहना चाहता है? यही बात है, बिल्कुल। भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, किधर भी घूम जाती है, लेकिन संगठन का उद्देश्य होता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, किसी ने बताया, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ गया या किसी ने अफवाह फैला दी कि वहाँ पर ट्रेन उल्ट गई है, आदमी तो उसमें कोई ना, सामान बहुत है और बड़े अच्छा सामान है, मोबाइल के सेट भी हैं, टीवी भी हैं, और भी चीज़ें हैं गिरी पड़ी हैं। तो आधी बस्तियों के लोग, बाकी लोग उधर भागे। मैंने एक से पूछा, आपका लक्ष्य क्या है? बोले वहाँ सामान पड़ा लूट के लाना है। दूसरे को पूछा, तेरा लक्ष्य क्या है? सबको पूछा, पक्का बताना, सबको पूछा तुम्हारा सबका लक्ष्य क्या है? बोले रेलगाड़ी लूटना। अब बताओ, ये सबका उद्देश्य एक है तो ये संगठन बन गया क्या? लक्ष्य एक है, संगठन बन गया क्या? मेला लगा है 52 द्वादशी का, मेला लगा है विजयदशमी का, लोग जा रहे हैं, जिससे पूछते कहाँ जा रहे हो? मेले पे जा रहा हूँ। किस कहाँ जा रहे हो? मेले पे जा रहा हूँ। तो हमने कहा आज एक बड़ा भारी संगठन दिखाई दिया, मेले में लाखों लोगों का संगठन हो गया। ऐसा होगा क्या? सब मेले में जा रहे हैं, सब पिक्चर देखने जा रहे हैं। हाँ, वो आ गया, कोई शाहरुख खान आ गया, कोई और अक्षय कुमार आ गया, एक्टर आ गया, और सब भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए आ गया। तो वो क्या सबका उद्देश्य क्या है? शाहरुख खान को देखना। सबका उद्देश्य क्या है? अक्षय कुमार को देखना। अरे क्रिश फिल्म वाला आ गया, सब उधर जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बच्चा देखो, बूढ़ा देखो, गांव से शहर से, हर एक से पूछा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है। माने ऐसा नहीं भाई कहाँ जा रहे हो, सब उद्देश्य एक बोलते हैं। तो फिर क्या कमी रह गई? लक्ष्य भी एक है, तब भी आप कह रहे हो भीड़ है। बोलिए। अपने कार्य को जिम्मेदारी से नहीं किया। अच्छा, हाँ बोलिए। ये बोल रहे हैं अपने कार्य को जिम्मेवारी से नहीं किया। हाँ जी। इसमें सर मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से लक्ष्य हमारा है, लेकिन वो खुद के लिए है। और जब हम किसी संगठन के लिए बात कर रहे होते हैं तो उसका लक्ष्य होता निर्धारित होता है और स्वयं के लिए नहीं होता, वो परहित के लिए होता है या जनहित के लिए होता है। अगर ऐसा कोई भी संगठन जो परहित या जनहित के लिए काम, बहुत अच्छा आपने कहा कि अगर जनहित के, बैठिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है तो फिर तो भीड़ नहीं, भीड़ है। और अगर समाज कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, तो फिर क्या है? वो संगठन है। मैं आपसे पूछता हूँ कि कावड़ के लिए लोग जा रहे हैं, सबसे पूछा आपका लक्ष्य क्या है? भगवान देश के अंदर ये कोरोना की लहर हटा दे। किसी ने कहा मेरा उद्देश्य यह है कि भाई हिंदू धर्म जो है खतरे में है, इसलिए हम जाएंगे तो हिंदू धर्म ताकत बढ़े। सब ने अच्छी अच्छी बातें की, मन में भी है, जाए जा रहे हैं, उधर जाए जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं।
तो क्या कावड़ वालों का सारे जितने आ जा रहे हैं वो संगठन हो गया क्या? लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, एक एक का पूछ लो, बुरा मत मानना प्रिंसिपल साहब का। ये यहाँ कुछ विद्यार्थी भी होंगे, आपका भी आज तो प्रिंसिपल साहब की भी उसने ऐसी तैसी कर दी, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। सीखने के लिए भी आया हूं, हाँ, मुझे तो बुरे मानने की कोई बात नहीं। ठीक है, बेइज्जती हो भी जाए तब भी कोई बात नहीं है। ये कि स्वदेशी के लिए अगर हाँ, ठीक। हो जाता है तो कहाँ दिक्कत है? तो क्या अच्छा चलो ये बात तो अलग होगी, लेकिन जो मैंने बात कही वो मेरी सहमत है कि नहीं सहमत है कि अच्छा लक्ष्य होने पर भी जी जी भीड़ भीड़ ही रहेगी जी जी और संगठन संगठन रहेगा। और दूसरी तरफ मैं खराब भी बताता हूँ, नक्सली हैं, रात में आए, एक बता दीजिए उनको, कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए। जहानाबाद के अंदर 150 या 200 लोग आए, बड़े योजनाबद्ध ढंग से आए। सबसे पहले उन्होंने एसपी और सारे पुलिस वालों के दरवाजे बंद कर दिए, फिर तारें काट दी, बिजली की तारें काट दी, टेलीफोन की तारें काट दी और उसके बाद जेल में हमला किया। ये घटना याद है कि नहीं याद है? और फिर क्या किया, सारे कैदियों को छुड़ा दिया और उनमें से जो उनके दुश्मन थे, जिन्होंने इस पुलिस को बताया था, उन सबको मार दिया। ये जहानाबाद में घटना हुई थी 10 साल पहले, याद है क्या? ऐसे कितने काम करते हैं ये नक्सली, कितने काम करते हैं खालिस्तानी, कितने काम करते हैं डाकू, यहाँ के इलाके में भी डाकू होंगे, कितने ऑर्गेनाइज ढंग से वो हमला करते हैं। 10-12 डाकू होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपस में कनेक्टेड होते हैं कि उसने ऐसे सीटी की आवाज़ मारी तो वो समझ जाते हैं कि पुलिस आ रही है। सीटी की आवाज़ मारी तो समझो कि पुलिस चली गई है, नए प्रकार की मारेंगे। तो ऐसे लोगों का, चोरों का या डकैतों का संगठन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? लक्ष्य खराब था फिर भी माना जाएगा, नक्सलियों का लक्ष्य खराब है फिर भी संगठन माना जाएगा, खालिस्तानियों का बहुत खराब है फिर भी माना जाएगा। ये ड्रग माफिया होता है, कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आता। ये ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं ऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड ही संगठन कहलाता है। तो इसलिए लक्ष्य अच्छा खराब तो अच्छा संगठन, खराब तो खराब संगठन। पर संगठन का मतलब ये नहीं है अच्छा भावना हुई तो संगठन हो गया, खराब भावना हुई तो नहीं होगा। ये कोई मामला कुछ और है। अब आप कहोगे, अब आप ही बता दो। धीरे धीरे हाथ काम खड़े होने बंद हो गए उसमें से भी, माननी तो है नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बहन जी। एक मिनट वो, हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही विचारधारा में मतलब जो एक साथ में समन्वय ढंग से काम करते हैं, मतलब संगठन की एक विचारधारा होती है अपनी, उसी पे सब लोगों का सम्मिलित प्रयास रहता है, जो भी काम होता है। लेकिन भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती है, वहाँ सब अपना अपना अलग विचारधारा होती है। वो अपने अपने उद्देश्य भले एक हो सकता है, लेकिन विचारधारा एक नहीं होती। मैं सब जितने मैंने उदाहरण दिए, इस हिसाब से ये बात ठीक है या गलत है? जो बोलते हैं ठीक है हाथ खड़ा करो, जो बोलते हैं गलत है, नहीं ये नहीं बात बढ़ने वाली, वो हाथ खड़ा करो। मैंने बताया कि सबका उद्देश्य जो है वो गाड़ी लूटना था। नक्सलियों का सबका उद्देश्य है पुलिस को मारना है, खालिस्तानियों का सबका उद्देश्य है कि इनको ख़त्म करना है, चोटी वालों को, दूसरों वालों को। लक्ष्य खराब है, वो संगठन भी है। भीड़ के भी एक विचार हो सकता है, सारी की सारी भीड़ को किसी ने कह दिया सांप मरा हुआ है पिक्चर हॉल के अंदर, तो ये डॉक्टर हेडगेवार जी का उदाहरण दिया हुआ है कि एक भीड़ थी, भीड़ के अंदर किसी ने कह दिया कि सांप, सारे भाग गए। सबसे पूछा आपका विचार, अब आत्मरक्षा, सबका विचार सांप से बचना, सब। और कई अगले दिन जब आए, डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे कि वहाँ पर सैकड़ों जूते पड़े थे, सैकड़ों चप्पलें पड़ी थी,
सैकड़ों के कपड़े गिरे पड़े थे, सैकड़ों के पैसे गिरे पड़े थे। और बाद में क्या पता लगा, सांप नहीं था, वो एक रस्सी थी और कहीं से गिरी तो एक ने बोला सांप। अब सब एक ही करे आत्मरक्षा आत्मरक्षा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सहमत होंगे तो फिर बताना, ठीक है? आ जाइए आप। वो ये है कि रेलवे में यात्री रोज़ डेली पैसेंजर यात्रा करते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। कभी कोई कम आता है, कोई ज़्यादा आता है, लेकिन वो संगठन नहीं है। एक दिन पुलिस वाले ने पूछा कि तुम इसमें कैसे घुसा? बोले मैं डेली पैसेंजर हूँ। अरे डेली पैसेंजर है क्या? डीसी लग गया तो क्या? दो मारे थप्पड़, उसके जेब में से पैसे निकाल लिए। वो रोता हुआ आया, दूसरों को कहा, बोले यार तुझे कहा था, तू अकेला मत रहा कर, ये कर वो कर। वो चला गया। 2-4 दिन बाद पुलिस वालों को लगा रही तो बहुत अच्छा धंधा हो गया, इसमें तो बहुत माल मिलता है, तो वो हर डिब्बे में जाना और हेरे को पकड़ना शुरू हो गया। अब गाड़ी में ना 2-4 आदमियों ने कहा यार ये बहुत बुरी बात है। अरे यार हम काम करने जाते हैं रोज़, हम कौन से बे टिकट है, हमने भी तो वो MST लिया हुआ है, ये किया हुआ है। तो उसने कहा ऐसा करो, आज कल संडे है ना, कल तो जाना नहीं है, कल हम श्याम वाटिका के अंदर मीटिंग करेंगे। और आ गए, इनके भाई साहब की परमिशन ले ली और यहाँ बैठ गए। तो 25, 30, 40 लोग आ गए। बोले भाई बोलो क्या है? बोले ये तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सामान नहीं रखने देते, फलाना नहीं रखते, हम कहाँ जाएं, भीड़ होती है, आना भी होता है, हम कौन सा अपने लिए, समाज ने सामान मंगाना होता है। ऐसे बहुत लेकिन एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, तो करते करते 150 लोग हो गए। अब उसने कहा भाई देखो बात यह है कि एक दिन का मसला नहीं है, तो मसला रोज़ का है। तो हम ऐसा करें कि एक आदमी को अपना प्रधान बना लें और उसके अंतर्गत चलेंगे। तो उसमें से एक समझदार व्यक्ति, उन्होंने कहा आपने नहीं बोले जी मैंने नहीं बोले भाई आपके ऊपर जिम्मेवारी, आप हमारे प्रधान हो, आप बताओ। बोले मैं प्रधान तो हूँ, पहले ये बताओ कोर्ट में कौन लड़ाई करेगा? बोले जी मैं करूँगा। दूसरे ने कहा कि इसके लिए पैसे भी लगेंगे। बोले जी आप बताओ। एक कोष अध्यक्ष बना दिया। कोषाध्यक्ष में आप सब 100 रुपये महीना जमा कराना शुरू कर दो। सब ने सब जमा कराना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर कुछ और बांट लिए, भाई ये बताओ कि इस मोहल्ले से कौन ज़्यादा? तो बोले 25 आते हैं, उनका एक प्रमुख बना दिया। तो तूने उनसे पैसे इकट्ठे, उन्होंने सबकी सूची बना ली। उसने कहा कल क्या करना है कि जिम्मेवारी मेरी है। वो करके आया, उसके बाद MLA से बात, वो करके आया स्टेशन मास्टर से बात, वो करके आया थाने वालों के साथ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। थाने अरे गलत है गलत है गलत है। तो उसने कहा जी अगर अब की बार हुई तो हम चेन खींचेंगे और लाइन के आगे खड़े हो जाएंगे, फिर हम हटेंगे नहीं जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा। SP ने कहा ठीक है ना, अरे आप लोगों का अधिकार, आप सीट वाला आए तो सीट दे दो, ये कोई आता है कौन कर सकता है? उसने बोले उनके खून लगा हुआ है वो सब। अब वो जो व्यवस्था बिठा ली, क्या बनाया? एक प्रधान बनाया। अब उनके पास है कि केस चल गया तो हमारे पास पैसा भी इकट्ठा किया हुआ है। फिर अलग अलग इलाकों के अलग अलग मुखिया बना दिए, एक को प्रधान बना दिया। महिलाएं जाती थी, उसमें से एक को महिला प्रमुख, उनको बोला तू देख क्या कितनी है, तू बात कर उनसे, आप आगे आ जाना। जब पुलिस वाला आए, देखो आप क्या कैसे आती हैं। अब उनको सबको पता है और बोले कि जैसे ये घटना ये होगी तो हम 2 सीटी मारेंगे और सब के सब पुलिस मुर्दाबाद नारे लगा देना शुरू कर देना। अब ये क्या हो गई? ये पहले क्या थी? ये क्या थी? भीड़। अब क्या बन गए? संगठन। जैसे ही पुलिस वाला आया, हाँ भाई कहाँ टिकट? बोले जी तुम्हें पास है। उसने ऐसे थप्पड़ मारना ही था, उसने जेब में सीटी निकाली, मारे इधर में पुलिस मुर्दाबाद पुलिस मुर्दा। अरे पुलिस वाला तो घबरा गया। घबराने के बाद वो सब इकट्ठे हो गए, उसमें से सुप्रिटेंडेंट भी आ गया। कोई अरे क्या बात? सब कमरे में जहाँ जो बैठा है उन्होंने थालियाँ पीटनी शुरू कर, दीवारें पीटनी शुरू कर दी। और उसके बाद सब ने ही, पुलिस वाले मारने लगा थप्पड़, जैसे ही थप्पड़ मारा तो सब ने चेन खींची और गाड़ी के बाहर नारे लगाने शुरू कर दिए। महिलाएं बाहर आ गई, पुलिस आ गई, ये आ गई वो आ गई। बोले जब तक ये माफ़ी नहीं मांगता
उसने कहा माफ़ी ना ना ऐसा नहीं, सबके सामने मांग। अब ये क्या है, ये है संगठन। अब जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ संगठन खड़ा करना है। भीड़ तो है, कोई बाबा रामदेव के नाम से है, स्वदेशी महत्व जानता है। किसी को सदगुरु की स्पीच सुनी, वहाँ भी कहा कि अपने देश का सामान खरीदना चाहिए। किसी ने मोदी जी की स्पीच सुनी, मोदी जी ने क्या नारा दिया था, हैं लोकल फॉर वोकल। दूसरा, इसको अपने देश के माल को बढ़ाएंगे, इसको क्या नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का। और तो और राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने भी यही कहा कि मेरठ में जाके बोला कि हमको जो मोबाइल देखता है मेड इन चाइना लिखा होता है, मेड इन चाइना होता है, अब हम ऐसे मोबाइल लिखेंगे जहां मेड इन मेरठ लिखा होगा, मेड इन बामनौली लिखा होगा, मेड। हालांकि ऐसा बन नहीं सकता, बनेगा तो इंडिया ही बनेगा, पर वो भी स्वदेशी कह रहा है। अब ये भावना तो चली हुई है, लेकिन वो भीड़ है, वो क्या है, भीड़ है, संगठन नहीं है। आपने भीड़ क्या होती है, आपस में एक दूसरे को गिरा देती है। वो जो सांप की बात कही तो आपस में लोग लड़ मरे, और अगर होता वो संगठन तो वो क्या कहता, एक मुखिया कहता कि जहां हो वहां खड़े हो जाओ, पत्थर उठाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू करो। सब लोग पीछे हटना शुरू करें। अब देखो सांप तो था नहीं, वहाँ देखो लाइट मारो, कहाँ शुरू हुई थी, यहाँ शुरू हुई थी। तो हमने समाज को भी संगठित करना है। समाज को संगठित करने, आपने जो बोला वो गलत नहीं बोला, वो तो मैं समझाने के लिए प्रश्न पर प्रश्न कर रहा है। ऐसा मत मानना भी ये अच्छे आ गए, सबकी बेइज्जती खराब कर दी, उसने भी कहा, उसने भी कहा, जो कहा उसकी उल्टी बात ही करना था, उनका तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। नहीं, आपने कहा भीड़ का भी एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन संगठन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। पर फिर भी वो काम नहीं चलेगा, काम भी करना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन जब तक कोई हम व्यवस्था नहीं बिठाते, फिर आपने उसने जो रेलवे वालों का मैंने कहा था ना, कर्मचारियों का, उसने कहा देखो भाई अब पुलिस वाले तो पीटने बंद हो गए, तो आप सोचो कि अब ख़त्म, अब इनकम टैक्स वाले, कभी सेल टैक्स वाले, कभी फलाने। फिर एक ने कहा कि देखो हमारी कौन सी पेंशन है, आज तो हम नौजवान हम कर रहे हैं, बुढ़ापे में हमारा दुख सुख हुआ तो हम आना हुआ तो बंद हो गए, डेली पैसेंजर बंद हुए तो हमारा भाईचारा भी टूट जाएगा। तो भाई साहब ऐसा ना करो, ये अपना संगठन पक्का रहना चाहिए। बोले उसके लिए महीने में एक बार यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? बोले हाँ तैयार हो। बस आधा घंटा खड़े खड़े बातचीत किया करेंगे। दूसरा, ये जो आपके एरिया के बनाए हैं प्रमुख, ये जरा 15 दिन बाद बात करते रहो करो, हफ्ते बाद आपस में मिल लिया करो। किसी का दुख सुख होगा वो भी शामिल हो जाएगा। अरे किसी को बच्चों की तकलीफ होती है, तो धीरे धीरे उन्होंने काम को डिवाइड किया और उन्होंने कहा देखो ऐसा ना जी, आप तो देखो अच्छे आदमी हैं, हम आपको जानते हैं, अब सब में तो इतनी ताकत नहीं, मैं महीने में या 2 महीने में एक बार आपके यूनिट पे चक्कर लगाया करूँगा। अब ये क्या हो गया, चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलिए, प्रवास। अब उसने कहा मैं चक्कर लगाया करूँगा, हम क्या कहते हैं, केशव जी प्रवास किया करो, चंदेल जी प्रवास किया करो। अब वो महीने बाद वहाँ आएगा तो बोले जी एक जो है वो तो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं नाट गया, वो तो मना कर गया, मैं नहीं आया करूँगा। तो बोले क्यों? वो कहता है कि उस दिन मेरा झगड़ा हुआ था तो कोई आया नहीं, अब वो मानता नहीं है। अब ये जाते हैं बड़े आदमी, बड़े आदमी जाएगा तो साथ में है, और कैसा है, क्या हाल चाल है, ये है वो है, सब ठीक चल रहा है? बाकी तो सब ठीक है जी, यहाँ का यूनिट बहुत ख़राब है। बोले क्यों? ये जिसको प्रधान बना रखा है ना, ये शराब पी के मेरे घर आ गया था।
वो सोचेगा कि प्रधान बदलना चाहिए, या प्रधान को समझाएगा अकेले में, ये देखो ऐसा नहीं है, पीना होता है घर में बैठ कर। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। घर में बैठ के पिया करो, किसी के घर में नहीं जाना, बहू बेटी है ये है नहीं। उस दिन तो मेरा नशा लगभग उतर चुका था, तो मैंने कहा चलो नहीं आगे से है ना, ऐसा कर तू जाके ना थोड़ा सा बस ऐसा ही बोलना, कुछ नहीं ऐसे ही करना। अरे यार वो तो आपसे माफ़ी मांगने आया। नहीं माफ़ी वाली कोई बात नहीं, वो आया ऐसे कि अरे अरे भाई साहब अब क्या हो गया। ये झगड़ा निपटाने का काम किसका है? ये जो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाले ने कहा अरे मरता तो मरे, एक के पीछे चलता है क्या संगठन? ये हमारे कोई बाप की उसके हमारी बेटे की शादी है जो मैं सबको मनाता रहूं? नहीं, उस सबको उसने मनाना है, उसने सबको समझाना है। एक ने चंदा देना बंद कर दिया, क्यों? हमारा तो काम ही नहीं चल रहा जी, हमें तो बल्कि उल्टा चंदा दो। फिर वो दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कोई बात नहीं इस महीने रहने दो, पर एक बात देखो, आपको लगता है एक पैसा भी बेकार जाता है? नहीं, बेकार तो नहीं जाता। अरे ऐसा तो सबका संकट आता रहेगा। खाना छोड़ दिया? नहीं, खाना तो खाते हैं। डॉक्टर को देना बंद कर दिया? नहीं, डॉक्टर को तो देते हैं। ये कर दिया? नहीं। अरे यार क्या, वो कबीर दास जी कब कह गए थे, तब से जिसने भी दान लेना होता है वही श्लोक बोलता है। क्या बोलते हैं वो कबीर दास जी की? चिड़ी चिड़ी चोंच भर, सुना हुआ है क्या? ले गई नदी न घटियो नीर, दास कबीरा कह गए न, वो चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे। कौन कह गए? कह गए भगत कबीर। अब ये आपने जिसने भी जनता करा, अरे चिड़िया चोंच भर के लेगी, क्या फ़र्क पड़ना है, इतने तेरे 50 रुपये से क्या फ़र्क पड़ना है? नहीं, देखो इससे कोई इनकारी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि 2 महीने बाद दो, हाँ कोई बात नहीं, 3 महीने बाद दो आपने। तो ये सब समझाना होता है। ये जो इन्होंने बड़ा आदमी होता है उसको ये सब काम करना। तो आप लोग ये बात उसकी समझते हुए भी उसका मुंह भी रखना पड़ता है, और दूसरे को शांत करा लेते हो, किसी का गुस्सा शांत कर लेते हो। ये गुण आपके अंदर है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। जिन जिन के अंदर ये गुण है झगड़ा निपटा देते हैं। 2 लोगों का झगड़ा हुआ, उसके पास आ गया, दोनों की सुनेगा, हाँ तू भी ठीक कहता, तू भी ठीक कहता, करते करते हाँ वैसे ये, फिर अकेले में बात करेगा, अंत में निपटा देगा। ऐसा काम किस किसने किया है? और बच्चों की लड़ाई होती है तो मनाना पड़ता है माँ को, उसको भी कहना पड़ता है, उसको भी कहना है, वो तो मूर्ख है। उसको तो मूर्ख है ऐसा कहेंगे, दूसरे को कहेंगे वो जरा छोटा है ऐसा। ये काम तो सबने किया होगा ना। घर को संभाला होगा, बहू को संभाला होगा, छोटे भाई को संभाला होगा, ऐसे ही संगठन में संभालना पड़ता है। ये काम तो सबने किया होगा कि नहीं किया होगा? जिन्होंने किया एक बार हाथ खड़ा करो तो ठीक है। कोई नाराज है उसको राजी करना, जो नहीं आता उसको मनाना। जिसने ये काम कर लिया वो संगठन कर लेगा। तो अब पहली बात, आपके पास सारी बातें हैं। कौन कौन सी? आपके पास लोग भी हैं, उनकी भावना भी है, ठीक है ना जी। एक स्वदेशी का हर कोई चाहता भी है, कोई कम चाहता है, कोई ज़्यादा भी चाहता है। हमने क्या करना है? हमने उसको संगठनात्मक ढांचा देना है। अब मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जाते रहेंगे मुरैना, जाते रहेंगे मुरैना, जाते रहेंगे, और जी वहाँ स्कूल में भाषण दे दिया। अच्छा कोई कार्यकर्ता तय किया है, कार्यकर्ता तो देखना एकदम भीड़ लग जाएगी। एक फिर कॉलेज में कार्यक्रम कर दिया, फिर किसी और जगह कार्यक्रम दिया, तीसरी बार गया तो बाज़ार में कार्यक्रम कर दिया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि संगठन नहीं खड़ा किया, किसी को प्रमुख नहीं बनाया, किसी को जिम्मेवारी नहीं दी। और जिम्मेवारी दी भी ऐसी कि जो सबका पैसा मार जाता उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। अब उसको देख के कौन ऐसा करेगा?
जिसकी सबसे लड़ाई होती है उसको मुखिया बना दिया। क्यों? वो कहता है मैं समय दूंगा। अरे समय क्या, लड़ने के लिए समय देगा। जिसने कक्का का नहीं पढ़ा उसको विचार प्रमुख बना दिया, ये भाषण देगा उसमें से। पहले भी हकलाता है, बोलना आता नहीं है कभी, उसको दे दिया उसमें से। तो इसलिए व्यक्ति को परख करके, व्यक्ति के गुण देख करके उसको दायित्व देना। लेकिन एक बात है कि सब माँ के पेट से सीख के नहीं आते, फिर हमको बार बार उसको प्रशिक्षण देना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार घड़ना पड़ता है। तो ये काम सब आप कर लोगे क्या? जो ये काम बड़े आराम से अपने अपने क्षेत्र में करके और महीने बाद एक अच्छा संगठन का स्वरूप 10 लोगों की दायित्व दिए हुए, और दायित्व भी उनका सोच समझ करके, हमने कहा इसको क्यों दायित्व दिया, इसका इसलिए दिया, इसका इसलिए दिया, ऐसा ऐसा जो कर लेंगे वो हाथ खड़ा करो। अच्छा क्या बाकी नहीं करेंगे क्या? बोले बाकी करेंगे तो हमारे क्षेत्र में वो 2 आए हुए, अब उसने हाथ खड़ा किया तो मैं क्या खड़ा करूँ? तो तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? तो प्रधान तो एक ही बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको मिलके काम करना होता है। एक फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक कला थी, लोगों के गुण देख करके उसको दायित्व देने की। और उसके कारण से उस समय दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी महाशक्ति को उसने हरा दिया खेल के मैदान के अंदर। ऐसी एक फिल्म बनी थी, कोई नाम बता सकता है कौन सा फिल्म है? लगान, एक लगान। उसने कैचर किसको बनाया क्रिकेट में? कैचर जो है किसको बनाया था, याद है आपको? मुर्गी पकड़ने वाले हैं, मुर्गी पकड़ने वाले को वैसा। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। उसने देखा कि मुर्गी जा रही थी और ऐसे पट 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 कर रही थी, तो एक लड़के ने एकदम छलांग मारी, उसकी गर्दन पकड़ ली। बोले यार ये कैचर बहुत बढ़िया है। और किसी को बैटिंग करने वाला किसको बनाया? जो ढोल बजाता था उसको बैटर बना दिया। तो ये आस पास में होते हैं। हमको सुन लीजिए, अपने महापुरुषों का अगर रास्ते पे चलना है, हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता ऐसा नहीं था कि जहां वो लगा था वहीं से उसने आदमी ढूंढे। राम वन में जाने से राम बन गए, क्योंकि जिस समय सीता जो चुराई थी, इस कारण से लड़ाई नहीं हुई थी रावण के साथ। इस कारण से हुई थी क्या? अरे क्योंकि पहले से ही वो जो राक्षस ऋषियों को तंग करते थे और ये बचाते थे, इसलिए इनकी, जिसको कहते हैं आज की भाषा में क्या कहते हैं, जो विलन होता है वो हीरो की बहन या पत्नी को उठा ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उठा के ले जाना, जो फिरौती मांगता है, किडनैप। तो एक प्रकार से सीता को किडनैप किया था। सीता किडनैप हुई थी इसलिए लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब वहाँ इतनी बड़ी शक्ति से लड़ाई छिड़ गई तो उस समय सबसे बड़ी साम्राज्य अयोध्या था। भगवान राम ने क्या करना था? कुछ नहीं करना था। 2 वानरों में से ये किसी वानर को कहना था, भरत को कहना कि फाइट इज़ ऑन, वार इज़ ऑन, प्लीज़ सेंड आर्मीज, बस इतना एक संदेश लिख के देना था। भरत ने क्या, उधर जनक राज ने क्या, सब ने सेना लेकर के वहाँ पहुँच जाना था। पर राम ने ऐसा किया क्या? राम ने पुल बनाने वाला किस में देखा? किसको? शक्ति भगवान ने उसमें से पुल बनाने वाला ढूंढ लिया, उसी में से बाकी ढूंढ लिया। एक चीज़ नहीं राम को पता थी कि रावण के पास जो ताकत है, ये ताकत कहाँ पर है। अब ये ना हनुमान को पता था, ना नल को पता था, ना नील को पता था।
किसी न किसी उसके घर के आदमी को पता हो सकती थी, तो किसको लिया साथ में और सीधा सीधा दायित्व दिया। एक ध्यान रखना, जिस दिन सुग्रीव मिला तो राम ने इसको क्या कहा, ये नहीं कहा कि तू बाली का भाई है, किष्किंधा नरेश। मैंने तुरंत घोषित किया कि आप जिला संयोजक, आप विभाग संयोजक। उसको सीधे ही कहा किष्किंधा नरेश। अरे बोले वो तो बाली है। अरे बाली बोले कुछ नहीं है, ये हमारा आदमी है। वो आया, कौन बोला, लंका से पकड़ के लाए। किसको? लंका से लात खा करके उसकी कौन आया था, हैं? विभीषण। भाई रावण का भाई कौन? विभीषण। विभीषण आते ही राम ने उसको क्या कहा, लंकापति, लंकेश। अरे बोले हनुमान जी बोले नहीं, लंकेश तो उधर रावण है। अरे बोले था, नई नियुक्ति घोषणा उसी दिन कर दिया। अरे फिर बाकी का काम तो वो अपने आप करता रहेगा, ये हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए जिस क्षेत्र में जाओ, किसी को लंकेश, किसी को किष्किंधा नरेश, कोई ना कोई दायित्व तो देते जाओ। और एक बात है कि राम ने वैसे नहीं दे दिया था, राम के पास पूरी CID रिपोर्ट थी। और वो रिपोर्ट किसने दी थी? राम को विभीषण के बारे में सारी CID की रिपोर्ट किसने? हनुमान जी ने दी थी। जी बोले मैं घर गया हूँ, मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई है, इसने तुलसी का पौधा लगा रखा है, इसने फलाना कर रखा है, इसकी पिटाई होते मैंने देखी है। ये पूरी की पूरी जो ऑडियो वीडियो राम के सामने रख दी। राम ने इसीलिए पूरी CID पहले कर लो, पूछ लो 4 लोगों से, इन्हें आते ही नहीं दे देना उसमें से। अरे आए तो वो भी थे, 2 उनके जो सेनापति थे वो अलग रूप धारण करके आए थे। राम ने उनको मारा नहीं था, राम ने उसको राजा भी नहीं बनाया था। ये पहले जानकारी थी, सुग्रीव की भी जानकारी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि सुग्रीव को घोषित कर दिया तो वो चल पड़ेगा, नहीं, वो ठंडे भी पड़ जाते हैं। और क्या करता था सुग्रीव? बोले जी, बोले राम बोले भी चलो हमला करना है। बोले जी ज़रा बरसात का है, सीजन निकल जाए फिर जाएंगे। अरे बोले बरसात तो निकल गई, पानी तो खड़ा है जी, अभी फिर बाद में जाएंगे। वो तो मस्त हो गया। फिर किसको भेजा था? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने क्या किया? तंकार लगाई, कांपने लग गया। अरे बोले तेरे मूर्ख, तेरे लिए इसलिए हमने बाली को मारा था। नहीं, तो ऐसे ही जिनको दायित्व तो दे, कभी कभी जाकर के खींचना भी पड़ता है उनको। अरे बोले 2 महीने हो गए, एक बैठक नहीं करी है, इसलिए तेरे को बनाया था। लेकिन सबके सामने नहीं, अलग से कहना, प्यार से कहना। तो प्यार भी करना पड़ता है, माँ बाप की तरह कभी कभी तुतकार भी करना पड़ता है, ललकार भी करना पड़ता है, कभी कभी फुफकार भी करना पड़ता है। इसी को संगठन कौशल्य कहते हैं। अब ये काम तो सारे आप कर ही लेते होंगे पहले से होके, बस इतना ही है कि भी स्वदेशी की ओर ध्यान नहीं गया था। अभी तो कोई अपना दुकान का एजेंट ढूंढ रहा है, कोई स्कूल वाला है तो बच्चे ढूंढ रहा है, कोई दुकान वाला है तो ग्राहक ढूंढ रहा है, किसान है तो अपने नौकर ढूंढ रहा है। उसमें तो आप सब एक्सपर्ट हैं। लेकिन अब कॉलेज वाला है तो प्रिंसिपल है, लड़कों की स्ट्राइक होगी, कैसे तुम्हारी सब करना है। अब हमने थोड़ा समय स्वदेशी के लिए लगाना है। तो ये बात हमने, मेरी बात इतना मैंने जोर लगाया तो समझ भी आगे कि नहीं आगे? इसमें से आ गई है। तो जिनको समझ में आ गई है और अपने स्थान पर घोषणा हो न हो, आप स्वयं भू ही राजा हैं।
जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ से आप शुरू कर दीजिए। वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात कर जी, मेरे को छोटा मोटा जो काम दे दो, वो छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, टीम बनाना ये हमारा काम है। और टीम बनाते वक्त पूरा उनका पहला रिपोर्ट तैयार करो, समाज में हर प्रकार के अच्छे लोग हैं। एक बात ख्याल रखना, लोग अपने आप नहीं आते हैं, लोगों पे जाना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के पास हजारों भक्त आते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस नदी पार करके किसी ने पहली बार देखा था, नदी पार की, तो सब लोग नाविक कर, अरे रामकृष्ण जी कभी जाते नहीं थे, नदी पार करके गंगा पार करके जा रहे हैं। फिर उसको एक टांगे वाले को पूछा, वो गली में ले चलो, बोले इस गली में आगे नहीं जाएगा। गली के किनारे खड़े हो गए। किनारे खड़े होने के बाद घर पे गए। किसके भला घर गए होंगे? एक लड़के के घर में, जो कॉलेज में पढ़ता था। उसमें कुछ गुण देखे थे, जो इनसे बहस करता था, जो इनसे टकराता था, जिसके पास एक बार कॉलेज में गए थे, उनकी समाधि लग गई। तो उस लड़के ने कहा था जी मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। आप आगे लोग कुछ नास्तिक थे, वो मजाक करने लग गए। आप ऐसे ना आया करो, आप मुझे बता दिया करो मैं आया। अरे तू आया नहीं। उस दिन वो लड़के को घर से बुलाया गली के मोड़ पर, और मोड़ पे हाथ पे रख कर कहने के, सुना है तू शादी करवाने वाला है? जी हाँ। क्यों? वो घर की हालत बहुत ख़राब है। और माँ को आश्वासन दिया ससुराल वालों ने कि जो इसकी LLB की पढ़ाई नहीं होती है वो हम करवाएंगे इंग्लैंड में। छोटे भाई हैं, इनकी हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए मैंने शादी की हाँ भर दी। तो इतना ही कहा, तूने कोई बड़ा काम करना है, मैं अपना आश्रम छोड़ के नदी पार करके तेरे पास इसलिए आया हूँ, तूने कोई बड़ा काम करना है, ये घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और रिश्ता तय किया हुआ जो छोड़ जाता है, ऐसे लोगों के पीछे जो भागे थे वही स्वामी विवेकानंद था। ऐसे गांव-गांव में अच्छे लड़के होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपने से नहीं आते हैं। अपने से जो आते हैं वो विपरीत वाले आते हैं। अगर कोई सन्यासी ऐसा होगा कि जो प्राणायाम करता है, सिर्फ हवा से ही अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, उसकी फोटो लगाने वाले सारे शहर के सेठ हो जाएंगे। जिनकी बड़ी तोंद निकली होगी सब फोटो लगाएंगे। अरे बोले बड़ी तेज, हमारे गुरु जी के देखो, ये तो सिर्फ हवा से जीवन लेते हैं। अरे बोले हाँ, और तुम बोले बाकी का बचा वो मैं खाता हूँ। तो ये शिष्य बोलते हैं। लेकिन जो असली साथी ढूंढना होता है कार्यकर्ता, उसके लिए रामकृष्ण परमहंस को भी जाना पड़ा था। चाणक्य ने कहाँ से ढूंढा था? किसको भला? चंद्रगुप्त को। कहाँ से ढूंढा था भला? वो वहाँ पढ़ने आया था क्या? वो आचार्य था क्या? 10 डिग्रियाँ थी क्या? नहीं। किसी को पता है उसको पहली बार कहाँ से देखा था? अरे टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया है? कहाँ से ढूंढा था, याद है आपको? किसको पता है? चंद्रगुप्त। हाँ बोलिए। हैं? बच्चों का नाटक कर रहा था। हाँ अच्छा, फिर तो इन्होंने क्या देख लिया उसमें? गाय चराते। भाई भैंस है, कम से कम दूध तो पिलाएगा। नहीं, थोड़ा भूल गया। हाँ बोलिए, ये माइक दे दीजिए इनको। जब चंद्रगुप्त मौर्य वहां से प्रवास कर रहे थे तो कुछ बालकों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, चाणक्य जब प्रवास कर रहे थे तो चाणक्य जी ने देखा कि एक बालक एक चबूतरे पे बैठा हुआ है, और नीचे जो अन्य बालक थे वो प्रजा बने हुए थे। वो एक राजा के रूप में वहां बैठे हुए राजा को, प्रजा को निर्देश दे रहा था, हमें ये करना है। जो एक राजा
के गुण होते थे वो उस बालक में उन्होंने देखे। एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ताली बजा दीजिए जोर से। वो कोई राजपुत्र नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, वो नाटक कर रहे थे और ये राजा बन के बैठा था। बोले महाराज इसने चोरी की है, तो उसने कहा तू सच सच बताएगा या तेरी जो मैं एक उंगली से चोर की नस दबाता हूँ तो चोर मर जाता है। उन्हें कहा बताता हूँ। अब ये छनक के देख रहा था, देखते देखते जो सारा उनका नाटक समाप्त हुआ, सब महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसे 2-4 आदेश बाद अरे 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 ये बनेगा विभाग से हो जाए पक्का। और फिर चलेगी उसके पीछे पीछे उसके घर पे और उसकी माँ को कहा ये बच्चा हमको दे दे। कौन माँ देती है? फिर देखिए आगे चाणक्य सीरियल में दिखाते हैं, बोले माँ दे दे बच्चे को। अरे बोले कि तेरा अपना तो है नहीं है, दूसरों के भी ले जाता है, तुझे क्या दर्द पता है, माँ का दर्द कैसे मैंने पाला है, ये है वो है। बोले अब सेवा करने का मौका आया है तो ये मेरी सेवा ना करके तेरे साथ चल पड़े। उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, माँ की सेवा करनी चाहिए। वो बच्चा बिल्कुल दुष्ट है जो माँ की सेवा नहीं करता। तो फिर बोले मांग क्यों रहा है? पर जैसे तू माँ है और तेरे पर कष्ट आएगा तो बच्चे को सेवा करनी चाहिए। एक हमारी सबकी माँ भी है जिसको भारत माँ कहते हैं, और उस भारत माँ के ऊपर संकट है, और उसके लिए जो माँ अपना बच्चा नहीं देगी और जो बच्चा नहीं जाएगा तो वो अच्छा बच्चा नहीं होगा। देखो ना कितने लोग शौक कुशाण ये सब हमले कर रहे हैं। माँ ने कहा ले जाओ इसको। अरे बोले ले तो मैं वैसे भी जाता, पर तेरा आशीर्वाद मिलेगा तो दुनिया में इसको कोई हरा नहीं सकेगा। इसलिए जिसका भी समय लो उसके घर वालों को राजी करना ये हमारा काम है। अरे किसी के घर जाओ तो पहले केशव जी को मत बुलाओ, पहले संजीव जी को मत बुलाओ, पहले किसको बुलाओ? उसके पिताजी को बुलाओ। बाबूजी, माताजी, अरे कौन है? वो तो बाहर। अरे छोड़ो माताजी, वो तो मिलता रहता है, हम तो आपके दर्शन करें। तबीयत कैसी है? फलाना कैसा है? माताजी आपने पढ़ाई कहाँ करी? अरे बेटा ये है वो है। माताजी राजी। अरे बोले इसको खिलाओ, ये करो वो करो। जाते जाते फिर कह देना भी आज शाम को हमारी बैठक है तो संजीव जी को भेज देना उसमें से। अब संजीव जी कहाँ टिक सकते हैं? माँ तो लट लेके पीछे पड़ जाएगी। अरे तेरे को शर्म नहीं आती है? तो कहता काम है काम। वो बेचारा इतना बड़ा चल के आदमी आया, ये करके वो करके। तो इसलिए उनके घर से प्यार डालना, उनके आस पड़ोस से, उनसे रिश्तेदारों से करना, उनके बच्चों के साथ भी करना। अब एक प्रचारक था, एक कार्यकर्ता आया, अरे बोली तेरी भैंस का क्या हाल है? नहीं वो तो ठीक नहीं है। क्यों? बोले दूध नहीं देती है। अरे बोले बड़ा दुख का बात है। अब दूसरा उसको धीरे से कान में कह रहा है तू खाक संगठन करेगा, तू तो भैंसे इकट्ठे करेगा और उसका गोबर इकट्ठा करेगा, इससे हाल है। बोले कि इसका दिमाग गाय में है, इसका दिमाग भैंस में है। जब तक मैं उस चिंता में नहीं जाऊंगा तो ये भी मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को चलाना पड़ेगा। फिर कार्यकर्ताओं को स्वदेशी का महत्व बताना पड़ेगा। 4 बातें इस वर्ग में से आप करके जाना। 5वीं बहुत मुश्किल है, 4 आसान है। 5वीं बहुत मुश्किल है, 4 आसान है। पहला स्वदेशी समझ जाना, स्वदेशी क्या है ये अच्छी तरह समझ जाना। नंबर 2 स्वदेशी समझाने का तरीका आ जाए। नंबर 3 स्वदेशी समझ में आ गया, स्वदेशी समझा लिया, स्वदेशी अपने जीवन में भी आना चाहिए। 3 बातें हो गई। कोई दोहरा सकता है 3 कौन सी बातें हैं कार्यकर्ता के लिए? बोलिए। स्वदेशी को सर्वप्रथम समझना और सामने
सामने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से समझाना, दूसरा अपने जीवन में उसको उतारना। ठीक, अब जीवन में भी उतर गया, तब तक केवल हम हैं गली के अंदर स्वदेशी के, हम तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ने समय देना है, किसके ऊपर, लोगों पे लेना है। तो घंटा 2 घंटे वो समय लगाए तब जाके कार्यकर्ता बनेगा, नहीं तो स्वदेशी का समर्थक है। स्वदेशी का समर्थक जानता है, स्वदेशी का समर्थक समझा सकता है, स्वदेशी का समर्थक अपने घर में, मेरे अपने जीवन पे लागू करा हुआ है, लेकिन औरों को लागू करना तो उसके लिए क्या चाहिए, समय लगाता हो। अब ये कितनी बातें होंगी, 4। मैंने कहा था मुश्किल है 5वीं। आप बता सकते हो 5वीं क्या बात मुश्किल है जो स्वदेशी के कार्यकर्ता में होनी चाहिए? स्वदेशी समझ गया, स्वदेशी समझा दिया, जीवन में उतार लिया, समय लगाने लग गया। हमने कहा हफ्ते में 1 दिन प्रवास भी करने लग गया, पर लोगों ने कहा जी इस बला को ले जाओ, हमारे गांव तो भेजना मत, ना हमारे घर आए। अरे बोले स्वदेशी जानता है, अरे गोली मारो ना। अरे स्वदेशी समझा लेता है, बोले सारा गांव को इसने तंग कर दिया समझा करके। अरे बोले इसके जीवन में स्वदेशी है, बोले हमको क्या फ़ायदा। अरे बोले समय देता है, बोले हमको दिखता है पर हमको नहीं चाहिए। अब बता सकते हो क्या कारण होगा, क्यों लोग कहते हैं इतने 4 गुण उसके अंदर आ गए कार्यकर्ता के अंदर? बोलिए हैं? नहीं, वो समझाता है बहुत बढ़िया ढंग से, एकदम जीडीपी की फिक्र, ये वो सब सुनाता है। तरीका कैसे बताता है, एकदम बढ़िया सेल्समैन की तरह बताता है। मैंने सुना है, खुद उसको सुना है, ऐसा बढ़िया कैसेट सुनाता है कि अमिताभ बच्चन भी वो कहेगा कौन बनेगा करोड़पति में, तू आ जाओ। लेकिन हम बोल रहे ज़्यादा सुन रहे हैं, हम बोल रहे ज़्यादा सुन रहे। चलो एक बात होगी, नहीं इतनी बात से भी कोई बहुत नाराज़ नहीं होता, चलो ज़्यादा बोलता होगा। हाँ बोलिए, मैं बताऊं, वो लोगों से झगड़ता है, वो लोगों की बेइज्जती करता है। सारी बैठक के अंदर कहेगा हाँ जी पिछले हफ्ते किस किस ने समय लगाया, सारे बोले नहीं है। डूब के मर जाओ, डूब के, देश में पड़ा संकट और तुम बैठे हो घर, अरे शर्म नहीं आती, ये नहीं आती। अब कईयों का बच्चा है, पिताजी आपको क्यों कह रहे थे शर्म नहीं आती, ऐसा बेइज्जती करता है। भाषण भी देगा, प्यारे मध्य प्रदेश निवासियों, मध्य प्रदेश की संख्या जो है, मध्य भारत की संख्या 30 लाख है और 30 लाख में से 170 लोग आए हैं। कोई बता सकता है क्या परसेंटेज? तो बोले 1%। ये आपके लिए डूब मरने की बात है। अरे क्या है तुम्हारे में ताकत कि तुम 1% भी लोगों को जोड़ नहीं सकते? क्या है तुम्हारे में ताकत? सुबह 170 आए थे, अभी 140 बैठे हैं। वो 40 निकम्मे क्यों बुला के लाए? वो बाहर से सुन रहा था, निकम्मे किनको कह रहा था, बोले आपको कह रहा। तो मैं यूं जाऊंगा तो वो यूं जाएगा। और ऐसा गुस्सा करने वाले, ऐसा हमको अपमान करने का कोई अधिकार किसी को दिया ही नहीं है। अरे करना भी है तो प्यार से करो उसको, थोड़ा आधी बात ऊंची बोल के फिर हाथ दबा दिया उसका, प्यार से बात कर लिया उसमें से। उसके घर जब नाराज़ हो गया तो घर चला गया। तो कईयों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, कईयों की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है, कईयों का जीवन अच्छा नहीं होता है। वो समय भी देते हैं, वो स्वदेशी को समझते भी हैं, घर में लागू भी करते हैं, लेकिन उनका असर नहीं पड़ता। और कई ऐसे होते हैं कि जो इस प्रकार के गुण वाले होते हैं, विनम्रता वाले होते हैं। लोग जब वो पहचान क्या होती है अधिकारी की, जिस समय अधिकारी आता है तो सब स्टेशन पे लेने जाते हैं,
जब वो जाता है सब छोड़ने वाले जाते हैं, उसके बाद वीडियो बनानी चाहिए। जिस अधिकारी के जाने के बाद निकल नाक में दम कर दिया कल से जब से आया। और एक जब जा रहा है, मेरे तो बहुत समाधान कर दिया। मेरे तो कल संकट था, मैं ये करूं कि न करूं, भाई साहब ने ऐसे मिनट में समझा दिया। अरे मेरा कब से झगड़ा पड़ा हुआ था पड़ोसी के साथ, उनने 2 मिनट में सुलझवा दिया। अरे बोले वो भाई साहब हमारे घर नहीं आए, मैंने पिछली बार बताया था कि मैं तो मकान बदलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पड़ोसी बहुत खतरनाक है, ये हर समय गाली देता है, ये आधे कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है। मैं तो अंत में तंग आकर के मकान यहाँ से बदलूँगा सस्ते बेच करके। ये भाई साहब ने उसी के घर में थैला रखा, और जी कैसे हैं, ये हैं। वो जी आप तो उनके क्या? अरे बोले हम किसके हैं, हम तो माँ बाप ने घर से छोड़ कर रखे, हमारे लिए सब घर बराबर हैं। एक बात देखिए, आपके घर के ऊपर जो ओम लिखा हुआ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं तो इसके घर में आपके आ गया। और दूसरा मैंने देखा कि आपने करेला लगा रखा, आपने ये लेयर लगा रखा है, घर में सारी सब्जियां उगा रखी हैं। बोले जी कि मैं तो ये जो बाज़ार की चीज़ें खाता ही नहीं, मैंने तो तय कर रखा है। अरे बोले असली स्वदेशी तो तू है। स्वदेशी की बात कर रहे हो? मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। मैंने आज तक अंग्रेजी शराब नहीं पी, मैंने पी तो देसी शराब पी। और भाई साहब एक और बता दूँ, मैं तो कपड़ा भी खद्दर का ही पहनता हूँ, सारे खद्दर। या भी उसके श्रीमती, अरे खोल के दिखा उनको, मेरे कपड़े सारे देसी थे। अब ऐसी बात करते 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 भाई साहब ने, उसने कहा भाई साहब खाना खा के जाना। अरे अच्छा एक बात यार, ये जो हमारा कार्यकर्ता उससे झगड़ा क्या होता है? नहीं झगड़ा नहीं है, झगड़ा बस झगड़े में झगड़ा होता गया, ये हो गया। अरे बोले चल मेरे साथ, वो तो मेरे से मानेगा नहीं, वो तो हमारा अधिकारी है, तू तो हमारा साथी है, मित्र, चल उसके घर। बोले चलते हैं। घर गए, अब उसने देखा और उसको मना दिया। अपने कार्यकर्ताओं ने कितने घरों के झगड़े ऐसे मिनट में निपटा दिए। अब जब ऐसा व्यक्ति स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम एकदम देखते रहेंगे जब तक ट्रेन चली नहीं जाती, उससे पहले ही ट्रेन दिखनी बंद हो जाएगी। क्यों? हमारी आंख में आंसू आ जाएगा। तो हमको ऐसा साथी बनना है। हमने भाषण के द्वारा नहीं जीतना उसका प्यार के द्वारा दिल जीतना है। अरे किसको गुस्सा नहीं आता है? आता है, लेकिन गुस्से के बाद मना लो, गुस्से के बाद उसको समझा दो। आजकल झगड़े क्या हैं? बहू के, सास के, भाइयों के, इनके छोटे छोटे अहंकार के, अब वो पहले आए, वो पहले आए। तो हमको ये समझाना भी, लोगों को मनाना भी। साथियों, मैं 3 चीज़ों की सुबह से देख रहा हूँ जो मेरी प्रशंसा करने की दिल कर रहा है। पहली, यहाँ की व्यवस्था अति सुंदर, सुंदर से सुंदर जो हो सकती है इस परिसर की है। और जिन्होंने भी ये परिसर बनाया उनका परिचय अच्छी तरह करके जाना। वो व्यक्ति साक्षात स्वदेशी है। उसने अपने बच्चे को 1 करोड़ सालाना की नौकरी से छुड़वा करके अपना बिजनेस शुरू कराया है। और वो बिजनेस ऐसा शुरू कराया है कि 70% जो चाइना का माल उस चीज़ का साइमुलेशन का भारत में बिकता था, ये उनका बेटा यहाँ बनाने लग गया है। इसलिए ये धरती जो है ठेठ स्वदेशी की है। नंबर 2 बात मैं देख रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता में नौजवानों की संख्या बहुत अच्छी है। और जहाँ नौजवान होंगे वहाँ सफलता ही सफलता मिलेगी। तो आपकी युवा पीढ़ी को मैं नमस्कार करता हूँ। और तीसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी कार्यकर्ता आया है, जहाँ जिसको बिठाया है वहाँ रुका है। सब के सब, मैं कईयों से व्यक्तिगत भी बात कर चुका हूँ, वो स्वदेशी का अच्छा भाव, संगठन का अच्छा भाव, कोई प्रोफेसर है, कोई किसान है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई तहसीलदार है, कोई कैसा, सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्यकर्ता आए हैं।
अब हमको सिर्फ एक काम करना है, संगठन की कला ढूंढनी है। और संगठन की कला मैंने आगे जा कर के लोगों की भावना तो है, उस अच्छे लोग छांट करके उनको जहाँ भी जाओ उनको दायित्व देना। आप भूल मत जाना भीड़ के में और संगठन में। तो हमने मध्य प्रदेश के हर ज़िले के अंदर, और फिर हमारे कार्यकर्ता हैं होशंगाबाद से आए हैं, तो किस प्रकार से अपने परिवार को लेके जाते थे ये डॉक्टर साहब से पूछना। ऐसे बाकी भी कार्यकर्ता कईयों ने समय लगाया है, जब भी छुट्टियां हों 10 दिन 15 दिन, केशव जी, श्रीकांत जी, कौन सा ज़िला ढीला है वहाँ 15 दिन के लिए मैं विस्तार जाऊँगा। तो वहाँ पर भी हमने उस भीड़ को संगठन के नाते करना है। नंबर 2 बात मैंने कही, संगठन करने वाले के अंदर 5 गुण होने चाहिए। 5वां बहुत मुश्किल है। पहला, स्वदेशी समझता हो, स्वदेशी समझा सकता हो। नंबर 3, उसके जीवन में स्वदेशी हो, समय लगाता हो। और 5वां बात, अहंकार नहीं करना। गुस्सा सबको आएगा, गुस्से को शांत करके माफ़ी मांग लेना, उनको समझा लेना, अपना जीवन ऐसा रखना कि उस पर कोई दाग न लगे। ऐसा करते हुए हम एक संगठन को अच्छा बढ़ाएंगे। और जो बहनें आई हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम तक बहुत अच्छे ढंग से ये सब के सब चीज़ों को सुन रही हैं। थोड़ी संख्या कम रह गई, मैंने पूछा था, इन्होंने कहा 25 के लगभग संख्या आएगी, तो थोड़ी संख्या कम रह गई। अभी से फ़ोन करना शुरू कर देना खाली टाइम में, और अगली बार जब कार्यक्रम हो तो इधर के हिस्सा बहनों का हो और इधर का भाइयों का हो, और हाल का साइज इससे बड़ा हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। भारत माता की